हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 29 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह की। तो जो वीपी सिंह थे उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में। और इस प्रतिमा का अनावरण किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने। दोस्तों, अगर हम बात करें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, तो इन्हें वीपी सिंह के नाम से जाना जाता था और ये 1989 से 90 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। वह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका संबंध राजघराने से था। दोस्तों, उन्होंने देश में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था और उनका निधन 26 नवंबर 2008 को हुआ था। यहाँ पर बात आई थी स्टैचू की, यानी प्रतिमा की। तो भारत के कुछ प्रमुख स्टैचू डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण अभी हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया है और ये जो स्टैचू है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ वननेस ये ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है और यह आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी अगर हम भारत में बात करें तो यह हैदराबाद में स्थित है और यह रामानुजाचार्य का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पर्टी है बेंगलुरु कर्नाटका में और दोस्तों ये नाद प्रभु केम्पेगौंडा का स्टैचू है। इसी प्रकार से स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है और यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ पीस ये पाली राजस्थान में स्थित है और यह विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो इसको आप सभी लोग जानते हैं। इसकी ऊंचाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये केवड़िया गुजरात में स्थित है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ बिलीफ स्थित है नाथ द्वारा राजस्थान में, यह भगवान शिव का स्टैचू है। तो दोस्तों ये हैं भारत के कुछ प्रमुख स्टैचू जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें नोट जरूर करिएगा। दोस्तों, तमिलनाडु की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी चेन्नई है, राज्यपाल हैं R.N. रवि, मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन जो कि DMK पार्टी के हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ के नेशनल पार्क डिस्कस कर लेते हैं। तो अनामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क, इसके अलावा मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क और गिंडी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य में ही स्थित हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप दो माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है अब? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को लेकर के हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि नौरादेही सेंचुरी को मिलाने के बाद यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है और इस टाइगर रिजर्व में 28 टाइगर का मूवमेंट देखा गया है, यानी यहाँ पर 28 टाइगर पाए गए हैं अभी तक। दोस्तों,
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। इसको अधिसूचित किया गया था 22 सितंबर 2023 को। और दोस्तों इसमें नौरादेही अभ्यारण्य जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह में है, इन दोनों को शामिल किया गया है। दोस्तों इस टाइगर रिजर्व में 3 जिले कवर होंगे, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। दोस्तों इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1,41,400 हेक्टेयर के आसपास। अब आप ये मध्य प्रदेश का मैप देख पा रहे हैं, ये है सागर डिस्ट्रिक्ट, ये है दमोह डिस्ट्रिक्ट और ये है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर स्थित है ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी और इस प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने का उद्देश्य था टाइगर का संरक्षण करना। तो दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, तो उनके कार्यकाल में ही ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व बना था 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। और मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बना था 1974 में कान्हा किसली। दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में आप एक पॉइंट और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं 785। इसके अलावा सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी यहां पर स्थित हैं। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करें तो कान्हा किसली टाइगर रिजर्व जो कि 1974 में बना था, पेंच टाइगर रिजर्व ये 1992 में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993 में, पन्ना टाइगर रिजर्व 1994 में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999 में, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व 2008 में और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये 2023 में बना है। और रातापानी टाइगर रिजर्व यह एक प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है, तो ये आने वाले समय में बन सकता है। दोस्तों टाइगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 785 टाइगर हैं, फिर इसके बाद कर्नाटका में 563 हैं, उत्तराखंड में 560 हैं और महाराष्ट्र में 444 टाइगर रिजर्व हैं 2022 की गणना के अनुसार। तो कुछ समय पहले इसके आंकड़े पेश किए गए थे, तो उन आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है 785। अगर हम पूरे देश में टाइगर की बात करें तो दोस्तों 2022 की गणना के अनुसार पूरे देश में जो टाइगर की संख्या है वो है 3682, ठीक है। और 2018 में ये जो संख्या थी वो थी 2967। तो ये आंकड़े भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के देव शर्मा ने किस देश में सीनेट की सीट में जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी वह एक प्रकार से सांसद बने हैं, यानी कि वहां की जो सीनेट है उसमें जीत हासिल की है, इसका मतलब है कि वो सांसद बने हैं वहां पर। दोस्तों उन्होंने न्यू साउथ वेल्स से जीत हासिल की है और देव शर्मा ने 2013 से 2017 तक इजराइल में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत के तौर पर भी काम किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी कैनबरा है, सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय, गवर्नर जनरल है डेविड हर्ले, प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज और आस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास और आइस इंडेक्स ये दोनों अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किए जाते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मोजाम्बिक में भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में रॉबर्ट सैट किंटोंग को नियुक्त किया गया है। अमेरिका ने 2001 से लेकर 2023 तक 213 देशों को $667 बिलियन की सहायता प्रदान की है। अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूतावास बंद कर दिया है स्थायी रूप से। भारत आ रहे जहाज को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया हुआ था, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बने हैं जेवियर माइली। रूस ऑफिशियली तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अभी हाल ही में बाहर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है, यानी उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा वाराणसी में। तो दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, तो उनके द्वारा रविदास घाट पर वाराणसी के दूसरे फ्लोटिंग संपीड़ित प्राकृतिक गैस स्टेशन यानी सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है और इसे गैल इंडिया लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। यानी ये जो सीएनजी स्टेशन है इसको गैल इंडिया लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। दोस्तों वाराणसी में एक और फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन है जो कि नमो घाट पर स्थित है। अब ये सीएनजी स्टेशन का मतलब क्या है?
तो दोस्तों सीएनजी स्टेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लिया कि गंगा नदी में कोई नाव चल रही है और वो सीएनजी से चलने वाली नाव है, अगर उसका वहां पर फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये जो स्टेशन है ये फ्लोटिंग स्टेशन है, यानी कि ये स्टेशन उस नाव तक पहुंच जाएंगे और उसको फ्यूल उपलब्ध करा देंगे। तो इस प्रकार की सुविधा जो है अभी वाराणसी में शुरू की गई है। सीएनजी की बात करें तो इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। यह एक ईंधन गैस है, यानी इस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें मीथेन होती है और ईंधन के रूप में यह नॉन पॉल्यूटेंट होती है, यानी इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सीएनजी सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। सन 1800 में सीएनजी का आविष्कार किया गया था। दोस्तों बात करते हैं गैल इंडिया लिमिटेड की, तो इसको स्थापित किया गया था 1984 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष और एमडी हैं संदीप कुमार गुप्ता। भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2013 को गैल को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। दोस्तों गैल इंडिया लिमिटेड के प्रोडक्ट क्या है, तो नेचुरल गैस है, पेट्रोकेमिकल है और लिक्विड पेट्रोलियम गैस है यानी एलपीजी और नवीकरणीय ऊर्जा, ये सभी इसके प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में पहली बार इंसानों में स्वाइन फ्लू वायरस पाया गया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने अभी हाल ही में ये जानकारी दी है कि ब्रिटेन में पहली बार किसी इंसान में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन का पता चला है। तो जब मरीज की जांच की गई तो उसमें यह पता चला कि जो स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन है H1N2 वो उसमें पाया गया है। दोस्तों जो H1N2 वायरस है या H1N2 स्ट्रेन है, ये सुअर में पाया जाने वाला वायरस है। स्वाइन फ्लू एक संक्रामक बीमारी है जो आमतौर पर सुअर में पाई जाती है, यानी कि जो सुअर हैं उनके कारण ये फैलती है। दोस्तों H1N1 और H1N2 और H3N2 ये सभी सुअरों में पाए जाने वाले वायरस हैं और ये जो वायरस हैं ये इंसानों को भी इफेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो यह उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसमें 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। राजधानी इसकी लंदन है। प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और यहाँ के सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रियाभ्यास किस रक्षा बल के द्वारा आयोजित किया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आयोजित किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा बाडीनार गुजरात में 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रियाभ्यास आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि अगर समुद्र में कभी भी तेल रिसाव की घटनाएं होती हैं तो उसमें किस प्रकार से एजेंसियां काम करेंगी, तो इस बात का परीक्षण किया गया है या इस प्रकार की तैयारियां की गई हैं। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं राकेश पाल। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक शब्द को मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 2023 के लिए। और दोस्तों ऑथेंटिक का जो अर्थ होता है वो होता है झूठा नहीं, यानी कि जो चीज झूठी नहीं है उसे ऑथेंटिक बोला जाता है, या फिर अपने स्वयं के व्यक्तित्व के प्रति सच्चा, तो यह इसका अर्थ होता है। मरियम वेबस्टर की बात करें तो यह एक अमेरिकी कंपनी है जो पुस्तकों का प्रकाशन करती है और इसके सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों डिक्शनरी यानी शब्दकोश। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? आंसर हो जाएगा साधु TL बासवानी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 25 नवंबर 2023 को सभी बूचड़ खाने और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया था और अब 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश में नो नॉन वेज डे मनाया जाएगा। TL बासवानी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 25 नवंबर 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनका पूरा नाम है साधु थावरदास लीलाराम बासवानी। वह भारत के एक शिक्षाविद थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बासवानी ने शिक्षा में मीरा आंदोलन चलाया था। उन्होंने पुणे में साधु बासवानी मिशन की भी स्थापना की थी। हाल ही में घोषित किए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को समर्पण दिवस,
17 मार्च को प्रेरणा दिवस, 14 अप्रैल को समानता दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है और 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। तो दोस्तों, ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को समझने के लिए एक नया संस्थान बना है जिसका नाम है ओडिशा अनुसंधान केंद्र। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में भुवनेश्वर में किया गया है। बात करें अगर हम ओडिशा की, तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल हैं यहाँ के रघुवर दास, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, विधानसभा की 147 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों, भारत के कुछ प्रमुख शोध संस्थान डिस्कस कर लेते हैं, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई में, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में और भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। तो दोस्तों, अबू धाबी में आयोजित की गई फार्मूला 1 रेस में मैक्स वेरस्टैपेन ने जीत हासिल की है और उनका संबंध रेड बुल टीम से है और वो नीदरलैंड देश के हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, डेविस कप का खिताब किसने जीता है? इटली ने। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? आयरलैंड से। क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? न्यूजीलैंड की। बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया है? मणिपुरी में। किस देश ने भारतीय नागरिकों को 1 दिसंबर से वीजा फ्री प्रवेश की अनुमति दी है? मलेशिया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अनीस भानवाला ने ISSF विश्व कप फाइनल में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर की एक सड़क का नाम विक्रम गोखले की याद में रखने का फैसला किया है? मुंबई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में किसकी मूर्ति का अनावरण किया है? डॉक्टर BR अंबेडकर की। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें और उनके लेखक। जो अनुच्छेद वाली सीरीज है उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। विष्णु शर्मा की बात करें तो इनके द्वारा पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी गई है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी, बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती पुस्तक लिखी गई है। कल्हड़ के द्वारा राज तरंगणी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई पुस्तक है। और रसकान के द्वारा प्रेम वाटिका पुस्तक लिखी गई है। तो ये प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक हैं, इन्हें आप नोट कर लें। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि डेविस कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो साल 1900 से डेविस कप की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर सभी लोगों ने 1900 बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।